लहराने लगी। फिर इसी कर रहे हैं जी, बस हो गया कर रहे हैं कर रहे हैं। हाँ सांप वाला किए थे प्रणाम पिंटू भैया सीएम सवारी से कर रहे हैं। क्या जाना कटवा दी लेते तो रुकी ना निवास इंग्लैंड वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गगन में लहराते इस राष्ट्रीय ध्वज को हम सादर नमन करते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी बिहार की जनता को संबोधित करें। नहीं मिल रहा। प्रिय बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्र भक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्र सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत है। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। देश की रक्षा करने वाले भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। बिहार इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। बिहार के लोगों ने
हमेशा राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान की है। ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं? वर्ष 2005 में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तब से राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सब अपने बारे में सोच रहा है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई, लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया है और बहाली का काम शुरू हो गया है। इसी अगस्त माह में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल के प्रारंभ में भी पुलिस के सभी पदों का बहाली पूरी कर ली जाएगी। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था संधारण तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्ष 2005 में हम लोगों ने कितना काम किया है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफी कमी थी, जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए सबसे पहले अनेक नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई और बाद में वर्ष 2010 से लड़कों को भी साइकिल दी गई। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल खोले गए। लड़कियों को 12वीं पास करने पर पहले 10,000 मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 25,000 रुपये कर दिया गया है और वहीं ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गई है। 2005 में जब हमारी सरकार आई तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसके लिए अब निर्णय लिया गया है कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाए। वर्ष 2023 में
बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही सभी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी। आप सब जानते हैं सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी, अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे एक महीने में और प्रतिदिन 1 या 2 आते थे। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच एवं एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। अब सुविधाएं काफी अच्छी हो गई हैं, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे थे। तो जब हम लोगों को मौका मिला था तो उस समय कितना था सब लोग जानते थे, 29 मरीज एक महीना में। अब हम लोगों को मौका मिला तो जितना काम करवा रहे हैं तब समझ रहे हैं ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पहले राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। उस कारण यहाँ के छात्र डॉक्टर की पढ़ाई करने राज्य के बाहर जाया करते थे। डॉक्टर की कमी होने के कारण यहाँ के लोग इलाज के लिए भी राज्य के बाहर जाते थे। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़कर 11 हो गई है और इसके अतिरिक्त 15 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त पटना मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल पीएमसीएच आप सब जानते ही हैं को 5,462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्व स्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है। उसका एक हिस्सा पूरा हो गया है, बाकी हिस्सा काम हो रहा है, हम बराबर देखते रहते हैं। और उसके साथ कई मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भी बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कहीं कहीं हम लोगों ने 2,500 कर दिया है। कैंसर के रोगियों के इलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों के प्रारंभिक जांच एवं इलाज की व्यवस्था की जा रही है। राज्य में सभी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गई है। अब जिला अस्पतालों में साफ सफाई का कार्य भी जीविका दीदी के द्वारा कराने का निर्णय लिया गया है। मुझे याद है कि वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में एम्स पटना बनाने की स्वीकृति दी गई। तो आप सब जानते ही हैं कि अब पूरी तरह संचालित है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। अब इसके अलावे वर्तमान केंद्र सरकार ने पहले ही तय किया और यहां के लिए एक नया एम्स देने का, जो बाद में तय हो गया कि दरभंगा में ही वो बनेगा और अब इसका निर्माण जल्द ही शुरू होने वाला है। राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य
वर्ष 2016 में ही पूरा कर दिया गया। इसके बाद सरकार ने इस लक्ष्य को 5 घंटे करने का निर्णय लिया है। इसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनमें मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पटना सहित कई जिलों में एलिवेटेड रोड एवं फ्लाईओवर आदि का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में पाटली पथ एवं अटल पथ का निर्माण कराया गया। साथ ही पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जो दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है। आगे दीदारगंज तक का काम दिसंबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे 6 लेन पुल से जोड़ा जा रहा है। इन पथों के निर्माण से यहाँ के लोगों को काफी सुविधाएं हो रही हैं एवं पटना की सुंदरता भी बढ़ी है। आप भी सब तो जा करके घूमते ही होंगे। ये हम बता रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि लोग नहीं जाते हैं, बराबर जाते रहते हैं। और शाम में कितना देर तक, रात तक लोग रहता है, कितना अच्छा हो गया है। और अब आप जान दीजिए कि हम लोग उसके बारे में और सोच लिए। जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेंद्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। तब लोगों को कितना सुविधा होगी यहां से वहां जाने में। ये सब हम लोगों ने तय किया, इसलिए बता देना चाहते हैं। वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। यह भी देखा गया है कि कुछ नई बसावटें एवं घर बन गए हैं। इसलिए इस नए आवासों एवं छूटे हुए घरों में इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। 2020 से 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। उनमें से मुख्य योजनाएं जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्य प्रगति पर है। इसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें गांव में ही रहकर डॉक्टर से परामर्श प्राप्त किया जाता है। वर्तमान में टेलीमेडिसिन की सुविधा 9050 स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर उपलब्ध है। यहां से अब तक 1,58,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों को अहमदाबाद के सतसाई अस्पताल भेजकर 650 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया। इसमें बच्चों एवं उनके माता पिता को भेजने का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया। अब इन बच्चों का इलाज पटना में IGIMS और IGIC में भी शुरू हो गया। अब जिन बच्चों को बाहर भेजना पड़ता है, 48 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाने का लक्ष्य है। ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माताओं बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पूरे राज्य में जगह जगह कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किए जा रहे हैं। आज इस मंच से मैं झारखंड राज्य की माताओं बहनों से अपील करता हूं कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी है। हमारी सरकार हर विपदा में, हर मौके पर पूरी तत्परता और संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। चाहे कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों तक
तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या उनके सकुशल घर वापसी की बात हो अथवा देश के किसी कोने में हमारे मजदूर भाइयों पर किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों तथा उन तक उनके हर संभव सहायता पहुंचाया है। अभी हाल में ही कैमरून जो दक्षिण अफ्रीका में है, वहां फंसे 27 श्रमिकों को सकुशल घर वापसी कराई गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में फंसे हुए श्रमिकों को तथा उनके परिजनों को भी यहां से टीम भेजकर सभी आवश्यकता सहायता पहुंचाई गई है। राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ना हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है। लंबे समय से नियुक्ति की बाट जो रहे राज्य के होनहार युवाओं को पोस्ट ग्रेजुएट प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट टाउन प्लानर, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सक, लिपिक, पंचायत सचिव, अकाउंटेंट, प्रयोगशाला सहायक, ए ग्रेड नर्स, कनीय अभियंता, दंत चिकित्सा आदि पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इसे अक्टूबर 2024 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से उत्पाद सिपाही, आरक्षी सहायक आचार्य, महिला पर्यवेक्षिका आदि पदों पर नियुक्ति की जानी है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 11वीं और 13वीं सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जल्द ही 342 पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षा फल प्रकाशित किए जाएंगे। जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए और लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया गया है। राज्य के युवाओं को हुनरमंद बनाने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने की निमित्त मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत लाखों युवाओं को बिरसा केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रति माह 1,000 रुपये तथा युवतियों एवं दिव्यांगजनों को 1,500 रुपये प्रति माह रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड के युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया है, जिसके तहत 40,000 रुपये तक मासिक वेतन या मजदूरी पाने वाले पदों के विरुद्ध 75% पद पर स्थानीय निवासियों की नियुक्ति की जानी है। राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ लेकर अब तक 2 लाख से अधिक नौजवान, युवा एवं युवती निजी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों से भी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन को दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में मनरेगा अंतर्गत 900 लाख अनुमोदित मानव दिवस के विरुद्ध अब तक 409 लाख मानव दिवस सृजन करते हुए कुल 1,411 करोड़ रुपए की राशि का व्यय किया जा चुका है। मानव दिवस सृजन में महिलाओं की भागीदारी 48% रही है। मनरेगा एवं अन्य योजना के अभिसरण के माध्यम से संचालित बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, दीदी
बाड़ी योजना, दीदी बगिया योजना तथा बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना से भी ग्रामीण क्षेत्र में खुशहाली आई है। लगभग 2.5 लाख सखी मंडलों का गठन कर 32 लाख परिवारों को सखी मंडल से जोड़ा जा चुका है। साथ ही इन्हें 445 करोड़ रुपए चक्रीय निधि के रूप में, 1803 करोड़ सामुदायिक निवेश निधि के रूप में एवं 11,224 करोड़ रुपए क्रेडिट लिंकेज के रूप में उपलब्ध कराया गया है। सखी मंडल ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन हेतु 5 औद्योगिक इकाइयों के साथ MOU हस्ताक्षरित किए गए हैं। इससे लगभग 4,000 करोड़ रुपए का निवेश राज्य में होगा तथा 6,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त होगी। राज्य में स्थापित टेक्सटाइल उद्योग द्वारा लगभग 10,000 स्थानीय महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। शिक्षा की रोशनी से झारखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की हमारी कोशिश जारी है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य में 80 CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंसी संचालित है। अब सरकारी स्कूलों में भी अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बच्चों को मिल रही है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में से 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन भी प्रारंभ हो गया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी शिक्षा का बेहतर अवसर उपलब्ध हुआ है। अगले 2 वर्षों में 4,041 पंचायत स्तरीय विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित किया जाएगा। विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार द्वारा माध्यमिक विद्यालयों में 12,809 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक तथा +2 विद्यालयों में 2,509 PG प्रशिक्षित शिक्षकों और 543 प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है। सहायक आचार्य के 26,001 पद पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। राज्य में विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा मानदेय वृद्धि की मांग की जा रही थी। हमारी सरकार ने पारा शिक्षक, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका, रसोईया दीदी, मनरेगा कर्मी, होमगार्ड जवान, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी आदि पदों पर कार्यरत लाखों अनुबंध कर्मियों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उनके मानदेय में 50% से लेकर के 100% की वृद्धि की गई है। आदिवासी समाज की पारंपरिक प्रावधानों पदाधिकारियों जैसे मानकी, परगने, मुंडा, ग्राम प्रधान, डकुआ, प्रमाणिक, जोगमाझी, कुडाम, नायकी, गोडेत, मूल रैयत, देवरी, पढ़ा राजा, ग्राम सभा प्रधान, घटवाल, दावेदार आदि को मिलाकर सम्मान राशि में भी हमारी सरकार के द्वारा 100% वृद्धि की गई है। राज्य में वैसे छात्र जो 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहते हैं, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 15 लाख तक की ऋण 4% के साधारण ब्याज दर पर बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। राज्य के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्पित है। कई बार हमने ये महसूस किया है कि राज्य के गरीब जनता को आर्थिक मजबूरी के कारण बेहतर इलाज नहीं मिल पाता। ऐसे कमजोर वर्गों
को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने हेतु हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभुक को प्रति परिवार 15 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से गुलाबी, पीला, हरा राशन कार्डधारी 48 लाख परिवार आच्छादित हैं। अब तक 1 करोड़ 26 लाख लाभुकों को इस का कार्ड बन चुका है। लगभग 20 लाख लाभुकों द्वारा इस योजना का लाभ प्राप्त किया गया है, जिसके एवज में सूचीबद्ध अस्पतालों को सरकार द्वारा 2000 करोड़ रुपया भुगतान भी किया गया है। किसी भी प्रदेश के विकास में ऊर्जा का अत्यंत और अहम स्थान है। लोगों को बेहतर विद्युत सुविधा मिल सके, हर गांव शहर में बिजली पहुंच सके। हमारा यह प्रयास है कि राज्य के हर वर्ग के उपभोक्ताओं को सहज विद्युत आपूर्ति हेतु 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के सफल क्रियान्वयन से पूरे राज्य के 30 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। इस योजना को अधिक से अधिक समावेशी बनाने हेतु घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट के स्थान पर अब 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राज्य के 41 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। ग्रामीण क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से संचालित झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के माध्यम से लोगों को लाभ मिल रहा है। इस योजना के तहत अब तक कुल 572 ग्रामीण मार्ग अधिसूचित किए गए हैं तथा उन ग्रामीण मार्गों पर कुल 92 बसों को परमिट निर्गत किया जा चुका है। हमारे राज्य में पर्यटन के विकास के असीम संभावनाएं हैं। इको टूरिज्म के साथ साथ धार्मिक स्थलों पर भी पर्यटकीय दृष्टिकोण से सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड के समृद्ध संस्कृति, धरोहर और स्थापत्य के विरासतों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा दिया जा रहा है। झारखंड की कला, संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध विरासत, गीत, संगीत, भाषा एवं जीवन शैली को संरक्षित करने एवं इसे आगे बढ़ाने की दिशा में झारखंड आदिवासी महोत्सव का आयोजन सरकार का एक महत्वपूर्ण एवं दूरगामी कदम है। जल, जंगल, जमीन हमारी पहचान है और इस पहचान को बनाए रखते हुए हम विकास की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 4.5 वर्षों में हमारी सरकार ने झारखंड के लोगों की बेहतर के लिए उनका हक दिलाने के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। विकास मूल मंत्र, आधार लोकतंत्र के दृष्टिकोण को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। कई क्षेत्रों में हमारा प्रदर्शन बेहतर हुआ, वहीं कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें अभी और प्रयास करने की आवश्यकता है। हम ऐसी व्यवस्था को आकार देने का प्रयास कर रहे हैं जहां सभी की भागीदारी से झारखंड को एक नई पहचान दे सकें। हमने अपनी समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित करते हुए प्रगतिशील सोच के साथ विकास की राह पर आगे बढ़ना है। जनता की सहभागिता एवं रचनात्मक सहयोग से हम झारखंड के नवनिर्माण के रास्ते में आने वाले हर चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। मेरा ऐसा विश्वास है। आइए हम सभी एक समृद्धशाली और खुशहाल झारखंड का निर्माण करने के लिए एकजुट होकर प्रयत्न करने का संकल्प लें। अंत में मैं पुनः समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी का आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। शौर्य साहस के आप चंदन हैं, हे मातृभूमि के वीर आपका वंदन है। जिद पर अड़ जाए तो रुख मोड़ दे तूफानों का, ऐसे ही तेवर दिखे हरदम तिरंगे के दीवानों का। जी हाँ, समय आ गया है उनके सम्मान का, जिन्होंने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर अनुरोध होगा, कृपया ऐसे बहादुरों को मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की कृपा करें माननीय मुख्यमंत्री जी। और इसके लिए सबसे पहले एक बार आप सब जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्योंकि मैं एक ऐसे बहादुर और अदम्य साहस का परिचय देने वाले वीर सुश्री काजल कुमारी को आमंत्रित कर रही हूं। जीवन रक्षा पदक 2023 के पुरस्कार उत्तम जीवन रक्षा पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है। खुद ये 13 वर्ष की हैं और इन्होंने 3 वर्ष के शिवम कुमार को कुएं में डूबने से बचाया। खुद तैरना नहीं जानती हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना जान जोखिम में डालकर बच्चे को बचाया और अपने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया। जोरदार तालियां होनी चाहिए आप सबकी तरफ से इनकी बहादुरी और अदम्य साहस के लिए। उत्तम जीवन रक्षा पदक से आपको अलंकृत किया जा रहा है। साथ में प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सुश्री काजल कुमारी उत्तम जीवन रक्षा पदक और प्रशस्ति पत्र आपको प्रदान किया जा रहा है आज के इस पावन अवसर पर। अदम्य साहस का परिचय आपने दिया है और इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूं श्री प्रभात कुमार 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर, जिन्हें आज सराहनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जा रहा है। आप खूंटी, गुमला, चतरा, सिमडेगा, देवघर एवं दुमका में एसपी रहे तथा रांची एसएसपी रहे 2014 से 16 तक। कोल्हान एवं बोकारो में डीआईजी रहे, वर्तमान में आईजी स्पेशल ब्रांच हैं। पूर्व में भी आपको राष्ट्रपति वीरता पदक, मुख्यमंत्री वीरता पदक, मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक, आंतरिक सुरक्षा पदक, उत्कृष्ट सेवा पदक और असाधारण आसूचना संकलन पदक से अलंकृत किया जा चुका है। और आज के इस पावन अवसर पर आपको राष्ट्रपति पदक से सराहनीय सेवा के लिए अलंकृत किया जा रहा है। जोरदार तालियां आपकी तरफ से। और इनके बाद श्री शुभांशु जैन, पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा झारखंड रांची, तत्कालीन सहायक पुलिस अधीक्षक। अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक से आपको अलंकृत कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। तालियां आप सब की ओर से लगातार होती रहें। अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से आपको अलंकृत किया जा रहा है। और इनके बाद मैं आवाज दे रही हूं श्री प्रमोद कुमार सिन्हा, पुलिस निरीक्षक लातेहार, तत्कालीन पुलिस निरीक्षक जमशेदपुर। अनुसंधान में उत्कृष्टता हेतु केंद्रीय गृह मंत्री पदक 2023 से आपको अलंकृत किया जा रहा है। तालियां आप सब जरूर बजाएंगे इनके हौसले को सलाम करते हुए। आज के इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता दिवस समारोह में परेड का हिस्सा बन रहे फर्स्ट इन कमांड और सेकंड इन कमांड को इनके बाद मैं आमंत्रित करती हूं। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2020 बैच के आईपीएस आएंगे श्री कुमार शिवाशीष और सेकंड इन कमांड श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक। आपको सम्मानित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। फर्स्ट इन कमांड के रूप में 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष, जो वर्तमान में हजारीबाग जिला में पदस्थापित है, और सेकंड इन कमांड के रूप में श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षामान पुलिस उपाधीक्षक। ये पुलिस की सेवा में वर्ष 2022 में चयनित हुए। ये प्रशिक्षण झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग से इन्होंने प्राप्त किया है और वर्तमान में लोहरदगा जिला में आप पदस्थापित हैं। और साथ साथ
आज के इस पूरे परेड में जो मेहमान टीम हमारे बीच आई है, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल, इनके प्लाटून कमांडर को भी मैं आमंत्रित करती हूं। आपको भी आज के इस अवसर पर सम्मानित किया जाना है। प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू, बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल। फर्स्ट इन कमांड 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री कुमार शिवाशीष। तालियां आपकी ओर से जरूर हो। इस पूरे परेड में परेड कमांडर के रूप में भूमिका निभाई सेकंड इन कमांड के रूप में श्री अमित कुमार सिंह, परीक्षमान पुलिस उपाधीक्षक, वर्तमान में लोहरदगा जिला में पदस्थापित। आपके और अब बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल के प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू, मेहमान टीम जो आज के इस परेड में हिस्सा लिया है इन्होंने, और अब इनके सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इन्हें अलंकृत करेंगे, सम्मानित करेंगे। बिहार स्वाभिमान विशेष सशस्त्र पुलिस बल प्लाटून कमांडर पुलिस अवर निरीक्षक कठिया टुडू। तालियां आपकी तरफ से हो। ये मेहमान टीम स्वागत कीजिए हमारे झारखंड की धरती पर। और इनके बाद मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के कुछ लोगों के बीच प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी श्री अमरेंद्र कुमार सिंह, प्रशाखा पदाधिकारी, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की, जिनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन के लिए आपको आज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद आएंगे श्री कौशलेंद्र कुमार, प्रशाखा पदाधिकारी। आपको सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु सम्मानित किया जा रहा है। प्रशस्ति पत्र प्रदान कर रही हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इनके बाद आएंगे श्री अमन कुमार, टंकक सह कंप्यूटर ऑपरेटर। आपको सरकारी उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं कार्यों के ससमय निष्पादन हेतु आज सम्मानित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और सभी को सम्मानित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब परेड विसर्जन के लिए अनुमति प्राप्त करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह के इस परेड के विसर्जन के लिए अनुमति प्राप्ति हेतु फर्स्ट इन कमांड श्री कुमार शिवाशीष। जय हिंद श्रीमान। स्वतंत्रता दिवस परेड समाप्त हुआ। परेड को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। सेकंड इन कमांड, टेक चार्ज।
और ये पूरी परेड ग्राउंड से बाहर निकलती हुई ये कहते हुए कि सीने में जुनून और आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं, दुश्मन की सांसें थम जाए आवाज में इतनी धमक रखता हूं। वीरता और साहस का परिचय देते हुए ये सभी जवान इस ग्राउंड से बाहर जाते हुए दम निकले इस देश की खातिर, बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। एक साथ फिर से हमारे साथ कहें, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का, हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगणों का। अग्निशामक वाहनों एवं उपकरणों के लिए क्रय किए जा रहे हैं। बिहार अग्निशमन सेवा के द्वारा